बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और ईद को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से दिली तौर पे बहुत 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 ईद मुबारक हो। उम्मीद है सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, आप लोगों की ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद तो भई ऐसे ही गुजरती है कि सुबह उठ के और जो है वो थोड़ा बहुत काम-शाम कर लिया, जैसे कि घर को देख लिया, चीज़ें-वीज़ें समेट लीं। वैसे तो जो हमने पहले ही सफाइयाँ की होती हैं वो ईद की होती है ना तफ़सीली सफाई ईद के लिए, तो उस वजह से घर अच्छा खासा साफ-सुथरा और चमक रहा होता है, तो इतनी कोई ख़ास सफाई नहीं करनी पड़ती है, फटाफट सफाई हो जाती है। खैर वो कर ली, उसके बाद जो है वो नहा लिया, धो लिया। अ, अक्सर जो है वो फीमेल्स भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाती हैं। वैसे मतलब मैं नहीं पढ़ने जाती ईद की नमाज़, बस वही होता है कि सुबह फ़जर पढ़ ली। और जी उसके बाद मीठे में जो भी है वो डिश अम्मी बना लेती हैं या फिर माँ ही बना लेती है। उसके बाद आराम से वो खाया-पिया और फिर 11-12 बजे तक ही जो है वो दोपहर का खाना, अच्छा-सा खाना जो कि अम्मी ही बनाती हैं। क्योंकि ईद पे हमारे हाथ का तो ज़्यादातर भाइयों को पसंद नहीं आता है ना, उसमें नुक्स निकलते रहते हैं। तो वो अम्मी ही बनाती हैं और वो खाया और ठीक 12 बजे आराम से सो जाते हैं। जी, ये होती है हमारी ईद और शाम 4 बजे तक हम सोए ही रहते हैं। तो ऐसी गुज़रती है मेरी ईद। और आप लोगों की ईद कैसे गुज़रती है कमेंट्स में बताएँ। आप लोग भी मेरी तरह सो-सो के ही गुज़ारते हैं या कुछ कहीं आते हैं, जाते हैं, घूमते-फिरते हैं या कुछ भी ऐसा जो एन्जॉय कर सकते हो? मेरे लिए तो ये सोना भी एन्जॉयमेंट ही है क्योंकि टफ़ रूटीन से निकल के जो है वो एक दिन मिलता है और क्योंकि उस दिन काम भी इतने नहीं होते हैं। तो अ, हमारे यहाँ इस तरह भी नहीं है कि क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स तो बहुत दूर-दूर रहते हैं दूसरे शहरों में। तो ऐसा भी नहीं है कि ईद पे आना-जाना बहुत लगा हुआ है। बस ऐसा ही है कि कोई फ्रेंड आ जाए अगर तो आ जाए तो वो आते भी ज़्यादातर यही है कि शाम में आते हैं। तो ऐसा कोई सीन-वीन नहीं होता कि रिलेटिव्स आ रहे हैं या कोई आना-जाना लगा हुआ है और बस फिर ऐसे ही बोरिंग सी ईद हमारी गुज़र जाती है। तो आप भी बताइएगा आप लोगों की कैसी गुज़रती है? क्या-क्या करते हो? क्या रूटीन होती है? शेयर कीजिएगा। चलें अब बिना देर किए नॉवल शुरू कर लेते हैं। आज तो गेट फलांगने में इतनी तकलीफ हो रही थी, उससे सीधी टांग भी नहीं उठाई जा रही थी। वो बड़ी एहतियात से गेट से उतरा था। आज तो उसकी काफी बचत हो गई थी। उसकी ये मोटर बाइक की रेस उसकी हड्डी पसली भी तोड़ चुकी थी, मगर वो चोरी छुप के अपने शौक भी पूरे करता था। घुटने में बहुत दर्द हो रहा है अम्मी, पता नहीं जाग रही होंगी या नहीं। वो किचन में आ गया और चेयर पर बैठ के अपने जख्मी घुटने को देखने लगा। आ गए साहबजादे। अब्बू की गरजदार आवाज पर वो उछल ही गया। उफ, बाप रे बाप, जल्दी से पैंट का पाइचा नीचे किया। अब कौन सा रिकॉर्ड तोड़ के घुटना तोड़ा है? वो बोला, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। योशा को झूठ बोलते हुए भी घबराहट होने लगी। हाय, मेरा बच्चा। योशा, ये खून कैसा है? अम्मी तो वाकई उसके इंतजार में जाग रही थीं और उसकी पैंट पर लगे खून को देखकर घबरा गईं। अरे अम्मी, कुछ नहीं है, बाइक फिसल गई थी, थोड़ी सी रगड़ लगी है। बहुत बकवास करता है तुम्हारा ये बेटा। अब्बू को तो उसकी लापरवाही पर बहुत गुस्सा आता था। 10 साल अमेरिका में गुजार के आया था अपनी तालीम के सिलसिले में, मगर जब से यहाँ आया था सवाई लापरवाही और लाउबालीपन के सिवा उन्होंने कुछ नहीं देखा था। राइडिंग का इतना शौक था, बकायदा वो रेस लगाता था। आप तो इसे पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ, इससे बोलिए। फराज से कुछ अकल ले, जो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है अपने बाप के ऑफिस में। वो हमेशा फराज की मिसाल देते थे। जो अच्छे हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं, करने दें। मैं बुरा आदमी नहीं कर सकता अच्छी जॉब। पता नहीं योशा के दिमाग में क्या चल रहा था, वो कभी दूसरों को देख के फॉलो नहीं करता था। देखा कैसी जुबान चलाता है। आप भी तो हर वक्त डांट डपट करते हैं। अम्मी बुरा मान के गोया हुई। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो जल्दी से उठ गया क्योंकि उसे डर था अब्बू का लेक्चर ना शुरू हो जाए। वो वैसे भी उनसे कभी बदतमीजी तो नहीं करता था, मगर जवाब दे देता था। सर चढ़ा लिया तुमने? आप तो हर वक्त गुस्सा ही करते हैं। वो भी योशा के पीछे पीछे ही चली गई। योशा वॉशरूम में था, वो उसके बेड पे बैठी थी। अम्मी, आप उधर जाएं, सोए ना। वो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ निकला था। जख्म गीला था और तुम नहा लिए।
ٹھیک ہے، میں نے گرم پانی سے واش کر لیا ہے۔ میں ان کے سامنے چوٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ کھانا تو کیا کھا تھا، بھوکا ہی سو گیا، کیونکہ صبح پھر ابو کی سننی پڑتی، کیونکہ وہ اس سے بہت ناراض تھے۔ مگر جوشا اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا، وہ کیا کر رہا ہے۔ ایاز بھائی سے اس کی کافی بنتی تھی۔ آنٹی چائے لے لیں، وہ ڈرتی ہوئی سامنے کھڑی تھی۔ فراز کی نگاہیں اس پہ تھیں، بیچاری نرگس کے عطاف کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ توصیف احمد کے مرحوم دوست کی بیٹی تھی، اس کا کوئی ایسا سگے رشتہ دار بھی نہیں تھا جو وہ وہاں رہتی، اسی لیے توصیف احمد اسے گھر لے آئے تھے، مگر نرگس کو وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بھانجی کے لیے سوچا تھا۔ لے جاؤ چائے، میں نے تم سے مانگی تھی کیا؟ وہ جھڑک کے بولی۔ مریم تو سہم کے ہی پیچھے ہو گئی۔ توصیف احمد نے اسے چائے کا کہا تھا، کیونکہ ان کے پورشن میں جوشا آیا ہوا تھا۔ میں نے بنوائی تھی، نہیں پینی تو نہیں پیو، بچی کو ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ توصیف کو مریم کی حواس باختہ صورت پر ترس ہی آنے لگا۔ ارے چائے آپ یہاں رکھیں اور اندر جائیے، جوشا نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ تم بھی زیادہ اس کی سائڈ نہیں لیا کرو۔ امی آپ کبھی تو مریم کو بخش دیا کریں۔ فراز کو جانے کیوں مریم کی اتنی بے عزتی ناگوار گزرتی تھی۔ تم باپ بیٹے مجھے زہر دے کے مار دو، کیونکہ تم دونوں کو وہ غیر عزیز ہے، میرا کوئی خیال نہیں۔ چچی جان آپ خوامخواہ اپنا دل چھوٹا کر رہی ہیں، سب سے پہلے آپ ہیں، بعد میں یہ لڑکی۔ جوشا ان کا ذہن صاف کرتا رہتا تھا۔ کان کھول کے سن لیں یہ دونوں باپ بیٹے، اس لڑکی کو میں کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ فراز نے حیرانگی سے ان کے اتنے برہم اور بھڑکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، کیونکہ فراز کے دماغ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر نرگس نے ایسا کیوں کہا؟ نرگس اس وقت تم فضول بات کر رہی ہو۔ توصیف احمد نے ابھی فراز سے ایسا کچھ ذکر نہیں کیا تھا، البتہ جوشا نے پہلو ضرور بدلا تھا۔ ابھی تو اس نے مریم کے بارے میں سوچا ہی تھا، مگر چچا جان نے یہ کیا پلاننگ شروع کر دی؟ ٹھیک ہے میں فضول بات کر رہی ہوں تو پھر مجھے کیوں کہا تھا؟ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ تم کرن سے بھی راضی نہیں ہو کہ فراز کی شادی ہو، جبکہ میں نے اپنے مرحوم بھائی سے کہہ دیا تھا کرن میری بہو بنے گی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ فراز ان دونوں کو بحث اور جھگڑے سے بیزار ہو کر اٹھ گیا۔ جوشا نے اسے جاتے ہوئے کہا، پھر وہ بھی اس کی تقلید میں اٹھ گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ جوشا نے پوچھا۔ فراز لان میں کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا، چہرہ اس کا ابھی غصے سے تپ رہا تھا۔ یار امی اور ابو کی یہ بحث، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ زندگی میری ہے، میری مرضی تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ تمہاری مرضی مجھے پتا ہے، کرن ہے اور چچی جان اس پہ بھی راضی نہیں ہے۔ جوشا اپنی چچی کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں کرن کے علاوہ اور کسی سے نہیں کروں گا، بھلے ساری زندگی شادی نہیں کروں۔ اچھا زیادہ اداس نہیں ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کیا؟ وہ سمجھا نہیں۔ یہ مریم بھی گڑبڑ ہے، کیونکہ چچی جان اسے بھی نہیں چاہتی ہیں۔ امی کو اپنی کرنی ہے، میری شادی اور میں اس بدتمیز اور نکچڑی زویا سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اچھا سن تو کرن کو گھر سے لے کر بھاگ سکتا ہے۔ جوشا کے دماغ میں تو نئے سے نئے آئیڈیا بھی آتے تھے۔ کیا ہے یار پٹوانے کی بات کرتے ہو؟ وہ جوشا کے اتنے آرام سے کہنے پر بھی حیران تھا۔ جب تک تو خود کوئی قدم نہیں اٹھائے گا چچی جان ایسے ہی کریں گی۔ فراز بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مریم ان دونوں کو حال کمرے میں دیکھ کے جھجک کے رک گئی۔ جوشا کی گہری نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا تھا۔ نرم و نازک، سرخ و سفید سی سادہ انداز میں رہنے والی عام لڑکیوں سے کتنی مختلف تھی۔ سنو لڑکی میری چائے ادھر لے آؤ۔ یار کیا اس کو تنگ کر رہا ہے؟ چائے امی کے کمرے میں ہے، یہ جائے گی تو وہ پھر چیخیں گی۔ مریم تم جاؤ۔ فراز نے اسے بھیج دیا۔ اس نے نوٹ کیا تھا جوشا کے سامنے وہ بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ جوشا زندگی کو سیریس لے لو یار، سال ہو گیا ہے تمہیں آئے ہوئے، کوئی تو کام کرو۔ ایاز نے اسے آج روک ہی لیا جو ناشتہ کر کے اخبار کے مطالعے میں منہمک تھا۔ بھائی جان کہیں ایسا نہیں میں مفت کی روٹیاں توڑتا ہوا آپ کو لگ رہا ہوں؟ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ڈانٹ کے اسے گھور کے دیکھا۔ اس سے بات کرنا اپنا سر پیٹنے کے مترادف ہے، آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ ہاں کہہ دیں کوٹھوں پر بھی جاتا ہے، پیتا پلاتا بھی ہے۔ جوشا ریاض احمد کے بولنے پر تنک کے گویا ہوا۔ دیکھا کیسی بکواس کرتا ہے۔ ابو اس کا ایک ہی حل ہے۔ سویرا بھابی ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹنے آئیں تو انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھا۔ ہاں دیجیے آپ بھی حل، وہ ہنسا۔ آپ لوگ اس کی شادی کر دیں۔ شادی اس کی؟ پیروں پر تو کھڑا ہو جائے۔ ریاض احمد نے فہمائشی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پہلے جن کے رشتے لگے ہوئے ہیں ان کے نپٹائیے، مجھ پر سر کھپانا بیکار ہے۔ وہ اٹھنے لگا۔ جوشا میں آخری وارننگ دے رہا ہوں،
कुछ सोच लो, वरना फिर तुम्हारा यही हल होगा, शादी। रियाज अहमद ने एकदम ही फैसला दे दिया। रेहाना तो चली गई। अब क्या मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। वो रोमांसी हो गई। दिल करता है तुम्हारे बच्चे को घर से निकाल दूं, मगर ऐसा भी नहीं कर सकता, उन्होंने गुस्से से कहा। जोशा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसने अभी तक अपने इरादों का पता नहीं दिया था। उसने ग्लास फैक्ट्री लगाई थी, अमेरिका में भी उसने खासा कमाया था, अच्छी खासी कसीर रकम थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। अचानक से एक दिन वो सबको सरप्राइज देने वाला था। रियाज अहमद को तंग करने में उसे शायद मजा आता था। कुछ तो ख्याल किया करें, दो ही तो हमारे बेटे हैं। वैसे बाबा, इस्लाम में 4 की गुंजाइश है। आप माशाल्लाह फिट फाट हैं, दूसरी भी शादी कर सकते हैं। ना माकूल, बाप को मशवरे दे रहा है। वो तो झीम के भड़क उठे। अयाज और सवेरा हंसने लगे। रेहाना ने योशा की पुष्ट पे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। क्यों, तेरी माँ मर गई है जो बाप को मशवरे दे रहा है? वो वो अम्मी, मैं तो। उसका कान रेहाना के हाथ में था। योशा ऐसी बातें करके बात को टाल देता था। इतने में नरगिस के शोर पे वो सब चौंक गए। जाइए, बेचारी मरियम अब आपका निशाना बन रही होगी। वो सबसे पहले उठा था, क्योंकि मरियम में उसकी जान थी। अस्सलाम वालेकुम चची, उसने बड़े पुरजोश अंदाज में फर्शी सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे हो, तुम्हारे घुटने का जख्म ठीक हुआ? सुमेरा ने बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत से पूछा। वो वैसे भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। जी, जख्म तो अब्बू की डांट डपट से जल्दी ठीक हो गया। आप बताइए क्या मसरूफियत है? उसने सुमेरा को सिलाई करते हुए देख तो लिया, फिर भी पूछ रहा था। अरे बेटा, क्या मसरूफियत होनी है, ये सिलाई के कपड़े थे, सोचा कि शबे बारात से पहले पूरा कर दूं, फिर ईद के कपड़े भी लोग देंगे। उन्होंने मशीन को कवर से ढका और कपड़ों के शापर्स तख्त के नीचे रखने लगी। किरण और फराह किधर हैं? किरण तो अभी यहीं थी, सिलाई कर रही थी, उठ के किचन में गई होगी। फराह कॉलेज से आई थी, शायद अंदर होगी, उन्होंने तफसील से बताया। चाची, आप सब में आगे क्यों नहीं बैठती हैं? बेटा, तुम जानते तो हो छोटी भाभी कितनी तंजियां बातें करती हैं, और किरण भी मना करती है। इस तरह तो आप डर के बैठ रही हैं। किरण और फराज एक दूसरे से मंसूब हैं, शादी तो करनी है। शादी पता नहीं मेरी बच्चियों का क्या नसीब है, बाप भी जल्दी चला गया, मैं कैसे करूं? आप ऐसी बातें मेरे सामने कर रही हैं, और अगर अम्मी और अब्बू के सामने की तो वो बहुत नाराज होंगे। जोशा ने उनके अफसरदा चेहरे को देखा, आंखों में भी उनके पानी उतर आया था। रियाज अहमद और रेहाना उनका कितना साथ देते थे, हर तरह से ख्याल रखते थे, वरना नरगिस और तौसीफ अहमद को कुछ करने ही नहीं देती थी। और तो और फराज से किरण का रिश्ता तय था। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ हो। बड़े भैया और भाभी के तो मुझ पर एहसानात हैं। चची, अपने लोग अपनों पर एहसान नहीं करते हैं, बल्कि ये उनका प्यार और मोहब्बत होता है। उसने झट उनकी बात पर कहा। हम लोग तो प्यार और मोहब्बत के काबिल नहीं। उन्होंने आंखों की नमी आंचल से साफ की। घर का एक हिस्सा इन माँ बेटियों को दिया था। ये भी सुमेरा ने कहा था कि वो अपना खाना पीना अलग रखेंगी। वो नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां और मैं किसी पर बोझ बने। ऐसा भी उन्होंने नरगिस की आदत आदत की वजह से कहा था। अरे, मैं भी क्या लेके बैठ गई। किरण कहाँ गई? इतने में किरण कोल्ड ड्रिंक और कुछ लवाजमात लेकर आ गई। मैंने योशा भाई को पहले ही देख लिया था। उसने पास पड़े तख्त पर ट्रे रखी। वाओ, सैंडविच। यार, फराज कितना लकी है जो तुम जैसी लड़की उसकी बीवी बनेगी। वो खुश होते दिल में दुआ भी देने लगा। किरण झीम गई। सुमेरा मुस्कुराने लगी। फराज को बुला लूं? किरण लब कुचल के मुस्कुराहट रोक रही थी, मगर फराज के नाम पे वो ब्लश कर गई थी। अम्मी, मेरे इतने कपड़ों का ढेर जमा हो गया, और कमरा भी इतना गंदा हो रहा है। कम अज कम मेरे कमरे की सफाई ही करा दें, वो झिंझला के बोला। मरियम रेहाना के कमरे की सफाई कर रही थी। हालांकि रेहाना मना भी करती थी, मगर उसने यहाँ आके घर के कामों में अपना ध्यान लगा लिया था। किसी मुलाजमा के हाथ की तुम पसंद नहीं करते हो, और मुझसे होता नहीं है। वो बेडशीट को दुरुस्त करने लगी। जोशा की पुरशौक निगाहें उस पर थीं, जो ब्लैक लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में घबराई घबराई हो रही थी। जब भी वो उसके सामने आता था, उससे काम भी बिगड़ जाते थे। इन मोहतरमा से करवा दें। ये तुम्हारी नौकर नहीं है, और मैं इसे भी मना करती हूँ, जबरदस्ती कामों में लगी रहती है। वो साफ मना करने लगी। अम्मी, मैं इन्हें कोई नौकर समझ भी नहीं रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जरा अच्छी तरह कर देती है। लोशा ने झट बात बनाई। ताई अम्मी, मैं कर दूंगी। ये तुम ताई अम्मी किस खुशी में कह रही हो? उसने मरियम के बोलने पर एतराज उठाया। अरे, क्या हुआ, बोलने दो। तौसीफ के बच्चे मुझे ताई अम्मी कहते हैं, इसलिए ये भी कह देती है। उन्होंने वजाहत दी।
अम्मी, आप इसकी इतनी हिमायत क्यों लेती हैं? मरियम ने सोफे पर कुशन जमाते हुए उसे देखा, जैसे योशा की बात नागवार गुजरी हो। तुम मुझे इतना घूरती क्यों हो? उल्टा वो तो शुरू हो गया। मैं नहीं तो, वो गड़बड़ा गई। उफ, तौबा है योशा, क्यों लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो? वो बेजारी से गोया हुई। अच्छा, आप इन्हें मेरे कमरे में भेज दें सफाई के लिए, मैं तो जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा, उसने बताया। आज भी मीटिंग है? वो पूछने लगी। दुआ करें अम्मी, बाहर ममालिक से भी डीलिंग हो जाए, उसने उनसे दुआ करने का कहा। मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा। प्लीज आप अब्बू को संभाल लीजिएगा, वो फिर वही रोज का लेक्चर देंगे। तुम उन्हें सच क्यों नहीं बता देते? अभी नहीं, अचानक से बताऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो उनके गले लग के चला गया। मरियम ने उन दोनों की मुबहिम सी गुफ्तगू भी सुनी। मरियम, जरा इसके कमरे को भी देख लो, मैं आती हूँ, इसके मैले कपड़े भी निकालती हूँ। जी अच्छा, वो सर हिलाती हुई चली गई। रोशा के सामने जाते हुए उसके पसीने छूट जाते थे, क्योंकि वो बेधड़क और मुंह फट जो बहुत था। वो डरते झिझकते हुए उसके रूम के खुले दरवाजे से एतराफ में निगाह दौड़ाती हुई अंदर आ गई। अभी वो अपने दाईं तरफ देखती, दरवाजा बंद हो गया। रोशा को सामने देखकर उसकी चीख निकली और आंखें भी वहशत ज़दा हो गईं। उसका दिल धड़ धड़ करने लगा। तुम आखिर मुझे देख के इतना डरती क्यों हो? वो उसके हवास बाख्ता चेहरे को अपनी गहरी निगाहों से अपने अंदर जज्ब करने लगा। नहीं तो, अपनी आवाज में मजबूती लाने की नाकाम कोशिश की। देखो, अगर इसी तरह डरती रहोगी तो लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगेंगे। डरना तो पड़ता ही है, यहाँ मैं आप सब पर बोझ की तरह पड़ी हूँ। आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। अगर मेरे साथ ऐसे हालात नहीं होते, मैं अंकल की बात कभी नहीं मानती। मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। वो अफसुर्दगी से गोया हुई। तुम्हें कोई बोझ तो नहीं समझता चची जान, वो तो फराज की मंगेतर किरण को भी कब पसंद करती हैं। रोशा उसके खूबसूरत सरापे के पेचो कम में खुद को उलझता हुआ महसूस कर रहा था। उसे ये लड़की अव्वल रोज से ही पसंद आई थी। खैर, ये बातें छोड़िए, मुझे आप काम करने दें। उसे ये भी डर हुआ कि उस लम्हे रोशा की अम्मी आ गईं तो वो भी पता नहीं क्या सोच लें। तुम मुझसे निगाह क्यों चुराने लगती हो? वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। मरियम ने ब्लैक लॉन का दुपट्टा शानों और सर पे ठीक किया। तुम लड़कियां भी कितनी अजीब होती हो, या फिर तुम जैसी सीधी और बेवकूफ लड़कियां अपना आप छुपाती फिरती हैं, फिर एक दिन अचानक। प्लीज मुझे काम करने दें। वो उसकी बात काट के उसके बिखरे कपड़े समेटने लगी। रोशा ने कह कहा ही लगाया और फिर बाहर निकल गया। तौसीफ, कब तक का इरादा है तुम्हारा फराज की शादी का? रियाज अहमद ने आज खुद ही बात निकाली थी, क्योंकि नरगिस तो उस पे आ ही नहीं रही थी। भाई साहब, मैं तो तैयार हूँ। मेरा अभी इरादा नहीं है फराज की शादी का, नरगिस ने साफ जवाब दिया। सब ने ही हैरानगी से सर उठाया, क्योंकि नरगिस खासी तीखी मिजाज की थी। नरगिस, फराज अपनी जॉब भी शुरू कर चुका है, अब क्या कबाहत है? रेहाना ने मुदाखलत की। भाई, जरूरी है बचपन के रिश्ते किए जाएं, मेरा इरादा अपनी भांजी से है। नरगिस, ये तुम क्या कह रही हो? तौसीफ को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। अंदर बुजुर्ग हजरात की मीटिंग हो रही थी, मगर जोशा को ज्यादा तजस्सुस था और साथ में फराज भी खड़ा बाहर सुन रहा था। यार, अम्मी ये क्या करने वाली हैं? फराज ने दुहाई दी। अभी चुप तो कर, जोशा ने उसे चुप कराया, क्योंकि उसके कान कॉरिडोर में खुलती खिड़की से आती आवाजों पर लगे हुए थे। मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करूंगी। ये नामुमकिन है। जुहेब के सामने ये रिश्ता जोड़ा था, उसके मरने के बाद तोड़ दिया जाए? नामुमकिन है। रियाज अहमद तेज लहजे में आ गए। भाई साहब, फराज की भी मर्जी नहीं है। नरगिस घबरा गई। तौसीफ को नरगिस की हरदर्मी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। फराज मेरा बेटा है, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी करूं। ठीक है, ये तुम्हारा फैसला है, मेरा फैसला भी सुन लो। किरण की शादी योशा से होगी। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं अब्बू? योशा तो उछल ही गया। और फराज, उसे लगा उसकी दुनिया ही लुट गई हो। वो अंदर जा ही रहा था कि योशा ने उसे कॉलर से पकड़ के घसीट लिया। मरवाएगा क्या? यार ताया, अबू ये क्या कह रहे हैं? मैं किरण को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। वो तो बुरी तरह झुंझलाया बुन्नाया हुआ था। मैं कौन सा कर रहा हूँ शादी? वो बोला। सुने, ये क्या कह रहे हैं? रिहाना भी परेशान हो गई। जोशा के कान फिर अंदर लग गए, क्योंकि अम्मी की परेशान आवाज जो आ रही थी। मेरे मरहूम भाई की बेटियां घर से बाहर नहीं जाएंगी, इस घर में ही ब्याही जाएंगी। रियाज अहमद आखिरी फैसला कतई अंदाज में दे के खड़े हो गए। जोशा और फराज ने वहां से दौड़ लगाई थी। जोशा और फराज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था।
पेरेंट्स की शादी होने नहीं देंगे और योशा भी कभी राजी नहीं होगा। इस हंगामे में दूसरा हंगामा भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। फराज गहरी सोच में था, जबकि योशा तो प्लान तरतीब दे चुका था। मैं किरण को अपनी बहन समझता हूँ और हमेशा मैंने उसे फराज के हवाले से ही देखा है। बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूंगा। वो तो रियाज अहमद के सामने डट गया। वाह वाह! फहद ने सुना तो नारा लगाया। वजीहा ने उसके धप लगाई, क्योंकि दोनों अंदर की आती आवाजों पे कान धरे थे। मगर फहद का नारा तेज था। देख के आओ बाहर कौन है और पकड़ के लाओ। उन्होंने योशा को हुक्म दिया। योशा ने बाहर निकल के देखा, फहद नॉर्मल हो जाने की एक्टिंग कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वजीहा तो भाग ली थी। वो कुछ नहीं, मैं समझा ताया अब्बू आपकी छितर परेड करने वाले हैं तो देख लूं। बको मत, उसने फहद को डांट दिया। वो मुस्कुराता हुआ निकल गया और योशा, उसे भी मौका मिल गया, वो भी भाग लिया। सीधा सुमेरा चची की तरफ आया। सुमेरा चची शायद नहीं थी। किरण तख्त पे बैठी सब्जी बना रही थी। जल्दी उठो और चादर ओढ़ो कोई। जी, वो जैसे समझी नहीं। अरे लड़की, देर नहीं करो, उठो वरना मेरा बाप मेरा निकाह तुमसे पढ़वा देगा। वो बहुत कसियाया हुआ था। योशा भाई, क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारी सास को तो अकल है नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। उसने किरण का हाथ पकड़ा और उठाया। क्या कर रहे हैं योशा भाई? वो घबरा गई। वही जो दुरुस्त है। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बाहर ले आया। गाड़ी में फराज पहले से ही बैठा था। चल फ्रंट डोर खोल वरना कोई भी आ जाएगा। योशा भी जल्दी में था, जबकि किरण की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे। देखो, शोर नहीं करो और बैठो। फराज ने उसे जबरदस्ती पीछे बिठाया। योशा ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। कहाँ ले जा रहे हैं? वो हवास भागता हो रही थी। सहम के फराज से दूर होकर बैठ गई। तुम्हारी और मेरी शादी आज ही होगी, फराज बोला। नहीं, रोकिए गाड़ी। योशा रैश ड्राइविंग कर रहा था। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर वो दोनों बिल्कुल भी असर नहीं ले रहे थे। खूबसूरत से रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी थी। फराज उसे बाजू से पकड़ के अंदर ले आया था। रूम बुक करवाया था, जहाँ चंद गवाह भी थे। अगर तुमने इनकार किया तो याद रखना, मैं अपनी जान अभी खत्म कर लूंगा। फराज ने उसे रौब के साथ धमकी भी दी। किरण, मान जाओ, कोई गलत नहीं है। मैं बड़ों की मर्जी के खिलाफ ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। वो रोने लगी। फिर ठीक है, मैं तुम्हें घर भी लेके नहीं जाऊंगा। फराज ने दूसरा तीर आजमाया। देखो किरण, सिर्फ निकाह करने को कह रहे हैं। सच्ची जान राजी नहीं है, हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। रोशा समझाने लगा। फराज ने उसे इतनी धमकियां और डरावे दिए, वो मजबूर हो गई और फिर वो इतना रोई, दोनों की हिम्मत नहीं हुई चुप कराने की। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वापसी में फराज उसे तसल्लियां दे रहा था। जिस वक्त घर में घुसे सुमेरा चची को रोते हुए देखा। नामाकुल, कहाँ थे इतने घंटों से? रियाज अहमद को गुस्सा आ रहा था। किरण और फराज मुजरिम बने खड़े थे, जबकि रोशा को यह स्टेप तो लेना ही था। ताया अबू, मैंने किरण से निकाह कर लिया है। क्या? वहां जितने लोग थे अनगश्त बदिंदा रह गए। ये अनहोनी और फराज से ऐसी बेवकूफी की किसी को तो अक्का नहीं थी। ये निकाह मैंने करवाया है। योशा ने सारी बुराई अपने सर ली। क्यों? इनके अपने मर गए थे जो तुमने बड़ा बन के इनका निकाह करवा दिया। रियाज अहमद का जोरदार तमाचा योशा के रुखसार पर पड़ा था। सभी मुतवहिश सदा रह गए थे। सुमेरा तो बेहोशी हो गई थी। किरण का रो रो के बुरा हाल था। फराज को जाने क्यों शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एतमाद आ गया था। नरगिस तो किसी भी तरह किरण को कबूल करने को तैयार नहीं थी, मगर जोशा की ब्रेन वॉशिंग पर तो वो सोच में पड़ गई। हालांकि जोशा को रियाज अहमद से बहुत कुछ सुननी पड़ी थी, मगर तौसीफ अहमद, फराज और योशा के इस कदम से बहुत खुश थे। मगर वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये आइडिया भी तो उनका ही मुरत्तिब करदा था। जोशा, तुमने तो मेरा गुस्सा जैसे कम कर दिया हो। अरे चची जान, आपको मुफ्त में नौकरानी मिल गई है। जोशा ने तौसीफ अहमद को देख के दाहिनी आंख दबाई। वो अपनी हंसी रोक के बैठे हुए थे और फराज किरण को अपने कमरे में बैठा चुप कराने और समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस लड़की को किसी तरह भी अपने बेटे के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्हें पता नहीं क्यों सुमेरा और उनकी बेटियां शुरू से बुरी लगती थीं। एक तो तुम सस्ते में छूट गई, ना बरी ना बारात, तुम्हारे बेटे ने काम ही आसान कर दिया। आप तो चुप ही रहे। शुरू से मैं आपने अपने बच्चों पे कभी रोब नहीं रखा। देखा कैसे बेटा हाथों से निकल के चला गया। वो अब तो सीफ अहमद पे बरसने लगी।
रियाज रियाज भाई का रोब देखें, मजाल है जो उनका बेटा उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर सके। नरगिस, रहने दो, तुम्हारे बेटे का निकाह उसने ही करवाया है, भाई साहब से कितनी सुनी है। फिर उनके बेटे उनके हाथों में है, कैसे रोब रखते हैं। रोब तो उन्होंने भाभी पर भी रखा है, अगर मैं भी उन जैसा बन गया तो तुम्हें ही शिकायत होगी। वो उन्हें सुनाने लगे और नरगिस किलस के ही रह गईं। चची जान, आप भी क्या बहस लेके बैठ गई हैं। रोशा ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। उस मनहूस से पीछा छुड़ाने का सोच रही थी, ये दूसरी आ गई। उनकी निगाह मरियम पे पड़ी और वो वैसे ही उनके अताब का निशाना बनी रहती थी। रोशा ने उसे देखा, जो झुकी हुई खड़ी थी, चाय और लवाजमात की ट्रे हाथ में थी। लाइए, मुझे दें, उसने हाथ से ले ली। चची जान, इस लड़की का भी हल है, ये आपको बुरी लगती है ना, इसकी भी शादी हो जाए तो अच्छा है। मरियम ने चौंक के हैरानगी से सर उठाया। वो सामने सोफे पे बैठा कितने इत्मीनान से बोल रहा था। हाँ बेटा, मैं इसकी भी शादी करूंगा। तौसीफ अहमद संजीदगी से मरियम के बारे में सोच चुके थे। अरे, इस जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। नरगिस ने जैसे तमस्कर उड़ाया। ये तो आप छोड़े, कौन करेगा। आप बस फराज और किरण के बारे में सोचें। मरियम पैर पटकती हुई चली गई थी। उसका दिल रो रहा था। जब से यहाँ आई थी, बेइज्जतियां ही बर्दाश्त कर रही थी। रियाज अहमद ने वलीमे का ऐलान कर दिया था और फिर किरण और फराज की शादी की कोई तकरीब भी नहीं हुई थी। नरगिस तो किसी भी तरह नहीं मान रही थी, मगर रियाज अहमद को अपने मरहूम भाई की ख्वाहिश का भी ख्याल था। किरण की शॉपिंग वगैरह की जिम्मेदारी सवेरा और रेहाना पर छोड़ी थी। अम्मी, ये 3 लाख रुपए हैं। मैं चाहता हूँ कि किरण को जो भी जरूरत की चीजें हैं उसमें कमी ना हो। योशा ने रेहाना के हाथ में कैश रखा। तुम्हारे अब्बू कर तो रहे हैं। अब्बू बाप का फर्ज अदा कर रहे हैं और मैं भाई का अदा कर रहा हूँ। उसने इतनी समझदारी से इतनी गहरी बात की थी। रेहाना को अपने बेटे पर बहुत प्यार भी आ रहा था और फख्र भी था। उनके दोनों बेटे बहुत फर्माबरदार थे। वो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रेहाना की समझ में नहीं आ रहा था वो दूसरी बात उसे कैसे कहें, क्योंकि रियाज अहमद ने अपना आखिरी फैसला कतई अंदाज में सुना दिया था। कहिए, क्या कहना है। उसने उन्हें मुस्कुराते हुए शानों से पकड़ा। उतने में रियाज अहमद अंदर आए तो दोनों ही संभल गए। रेहाना ने पैसे अपने दुपट्टे के अंदर किए। अपने लाडले को बता दिया है, इनका भी निकाह पढ़वाया जा रहा है। व्हाट? वो तो उछल गया। इतने में रेहाना वार्डरोब में पैसे रख चुकी थी, क्योंकि अगर रियाज अहमद की नजर पड़ जाती तो वो सवालात ही इतने उठाते, और योशा ने अभी बताने को मना किया था। इतना हैरान होने की क्या बात है। मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर किसी उल्टी सीधी लड़की के चक्कर में पड़ गए तो हमारे खानदान का नाम डुबो दोगे। अब्बू, क्या मतलब है। ऐसे कैसे। वो सचमुच किसे आ गया। निकम्मे तो तुम हो, कोई काम धंधा तुमने करना नहीं है और कोई तुम्हें अपनी लड़की क्यों देगा। इसलिए मैंने सोचा कि मरियम से तुम्हारी शादी हो जाए, उस लड़की को भी छत मिल जाएगी और तुम्हारा भी घर बस जाएगा। जी। उसकी समात पे ये दूसरा धमाका था। अब्बू के अल्फाज पे उसे खुशी हुई थी, मगर वो अनजान थे, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं। लड़की अच्छी है, तुम्हारे साथ निभाह कर लेगी। अब्बू प्लीज, वो उनसे क्या कहता। अनजाने में की गई दुआ क्यों मुस्तजाब हो गई, उसे खबर नहीं थी। उसका दिल बिलियों चलने लगा था। सुनिए, आप भी मरियम के कपड़े और दीगर जरूरत की चीजों में कोई कमी नहीं रखिएगा। बेटी बनाया है तो फर्ज भी अदा करना है। तुम्हारा ये नालायक पता नहीं कब संजीदा होगा। वो उसे घूरने लगे, जबकि योशा अपनी मुस्कुराहट रोके हुए था और रेहाना को उनका ये निकम्मा कहना सब नागवार गुजरता था। आपने मरियम से भी पूछा। तौसीफ ने पूछ के ही मुझे जवाब दिया है, वो बोले। मगर जोशा को यकीन नहीं था, क्योंकि मरियम अपने जज्बात और एहसासात छुपा के रखती थी। इन 3 दिनों में सवेरा और रेहाना ने मिलकर अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। फिर शब बारात भी करीब थी। सोचा कि ईद और रमजान की भी शॉपिंग हो जाए तो अच्छा है, बाद में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोशा को वो नजर नहीं आ रही थी। वो हर जगह तलाश कर रहा था। सवेरा भाभी की रगे जरफ पड़ती थी। मरियम अपने कमरे में है, वो बाहर ही नहीं निकल रही, सवाए रोने धोने के वो आजकल कुछ नहीं कर रही है। क्यों, मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मुझसे शादी पे उसे रोना आ रहा है, उसने हैरानगी से कहा। सवेरा भाभी रात के लिए खाना बना रही थी, वो भी किचन में आ गया था। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुतमईन किया। अरे, लड़कियां शादी पर रोती ही हैं। मैं तो नहीं रो रहा, जबकि मेरे बाप ने अचानक से फैसला जो दे दिया वो गोया हुआ। जनाब, ये फैसला तुम्हारी ख्वाहिश थी तो तुमने मान लिया, वरना वावेला तुम भी कम नहीं मचाते। फराज वहां से गुजर रहा था, उनकी बातों को सुनता हुआ अंदर आ गया। फजूल बकवास नहीं कर, उसने फराज को घूरा।
बेटा, मैं भी समझती हूँ और जानती भी थी, इसीलिए अब्बू को मैंने ही ये मशवरा दिया था कि तुम्हारी शादी मरियम से हो जाए। क्या आपने? वो तो हैरत और इनबसात में मुब्तला हो गया। कैसे? तुम्हारी आंखें मरियम को देख के चमकती थीं। भाभी, आपको लगता है कि आप लगता है मुझ पर ही निगाह टिका के बैठी थी। वो झेम गया। फराज का निकाह तुमने किरण से जल्दी से इसलिए करवा दिया कि कहीं तौसीफ चचा मरियम से नहीं कर दें। नहीं, वो तो मैंने फराज का ख्याल किया है। बेचारे के बचपन की मोहब्बत है, इसे तो कभी भी नहीं मिलती। सोचा कि मैं ही ये नेक काम करवा दूं। वो फराज को टहोका मार के हंसा था। भाभी, इसने मेरी शादी करवा तो दी है। अम्मी किरण से बात नहीं कर रही हैं। नहीं करें तो क्यों परवाह कर रहा है? कब तक नहीं करेंगी? देखना खुद ही करने लगेंगी। तो बस किरण को खुश रख। वो उसे समझाने लगा। भाभी, वो कोई और बात करती कि उन दोनों को सामने देख के किचन के बाहर ही रुक गई। लो, चली आई आपके वाली भी। फराज ने मायने खेजी से छेड़ा। मरियम तुम्हारे हया के भागी ली। यार, तेरा क्या होगा कालिया अगर ये इसी तरह भागती रही तो। फराज ने रोशा के कान में मायने खेज सरगोशी की। अरे मरियम, सवेरा भाभी उसे पुकारती रह गई। तुम्हें देख के भागी है। हाँ, भूत हूँ जो मुझे देख के भागी है, रोशा ने तेज लहजे में कहा। रोशा को वो 3 दिन से नजर नहीं आ रही थी। आज नजर आई तो भाग गई थी। कुछ तो करना था, उससे बात भी जरूरी थी। आज शब रात थी और कल उसकी शादी थी। रेहाना ने उसे मायूं तो कब से बिठा दिया था, मगर उसने मना कर दिया कि वो नहीं बैठेगी। रेहाना उसके लिए जर जोड़ा भी लाई थी और वो पहन के बैठी थी। आज जागने की रात थी और दिल से इबादत कर रही थी। अपनी अम्मी अब्बू को याद कर रही थी। ऐसे मौके पे वो उसके करीब नहीं थे। एक उसकी खाला थी, वो भी बाहर मुल्क में थी। उनसे भी काफी अरसे से कोई राबता नहीं हुआ था। अब्बू की डेथ पे भी नहीं आई थी और अकेली घर में क्या रहती, कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होता। ऐसे में तो आसिफ अहमद ने उसे वहां नहीं छोड़ा। तन्हा लड़की का यूं तन्हा घर में रहना भी ठीक नहीं था। वो अपनी जरूरी तमाम चीजें ले आई थी। काश अम्मी और अब्बू आप लोग आज जिंदा होते, आपकी बेटी की जिंदगी का फैसला ऐसे ना होता। मैं मामूली सी लड़की उनके बराबर की कब हूँ, और फिर मुझ पर तरस और रहम खा के शादी की जाए। किसी की जिंदगी मेरी वजह से क्यों खराब हो? क्या करूँ? कैसे इनकार करती? तौसीफ अंकल की बात कैसे रद्द करती? और योशा, उनकी भी तो कोई पसंद होगी। इतने अरसे बाहर मुल्क में रहे, उनकी तो पसंद भी मौत होगी। मैं कब उनकी पसंद की होंगी? वो जाए नमाज पे बैठी रोए जा रही थी। हालांकि जब से वो योशा से मंसूब हुई थी, रेहाना और रियाज अहमद उसका बहुत ख्याल रखने लगे थे। उसकी पसंद से हर चीज ले रहे थे। रियाज अहमद योशा को कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। ये भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। काफी देर तक वो इबादत करती रही थी। दूसरे दिन उसने रोजा भी रखा था। ये उसने किसी को नहीं बताया था। घर में एक हड़बोंग मची थी। फराज का वलीमा और योशा की शादी का फंक्शन एक महंगे तरीन होटल में रखा गया था। किरण तो पॉलर चली गई थी। उसके साथ फरा और वजीहा गई थी, जबकि मरियम को सवेरा भाभी कुछ देर में लेके गई थी। वापसी मैं भी वापसी में मैं आ जाऊं। रोशा पार्लर के बाहर ही रुका हुआ था। फहद को भेज देना। भाभी, फहद बच्चा है, आप सब खवातीन होंगी नहीं, मैं खुद आऊंगा। वो बजीद था। अरे, तुम्हें भी तो अपनी तैयारी करनी होगी। तुम अपने भाईजान को भेज देना। चादर में ढकी मरियम को वो अंदर ले गई थी। जोशा को उसके मेहंदी लगे हाथ और पैर बहुत प्यारे लग रहे थे। उसका दिल बहुत खुश था। आज वो उसके पास होगी। वो उससे हर वो दिल की बात कहेगा जो अब तक नहीं कही थी। उसने अपना रूम भी असली फूलों से सजवाया था। बड़ा रोमांटिक माहौल हो रहा था। उसने आम दुल्हाओं से हटके डिनर सूट पहना था। खुशबुओं में बसा वो होटल रवाना हो चुका था। नरगिस चची का मुंह बना हुआ था। सुमेरा चची उनसे सलामो दुआ कर रही थी। रोशा सब देख रहा था। अरे चची जान, सुमेरा चची को उनकी बेटी की ही मुबारकबाद दे दें, उसने जरा मस्करेपन से कहा, ताकि बात इतनी सीरियस ना हो जाए। किरण और मरियम दोनों बहुत प्यारी लग रही थीं। किरण का ग्रीन और फान कंट्रास्ट काम का लहंगा था। मेकअप ज्वेलरी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मरियम रेड और गोल्डन कंट्रास्ट स्टाइलिश लहंगे में मेकअप ज्वेलरी, उसका हुस्न तो आरचा लग रहा था। वो बहुत रोई थी जिस वक्त निकाह हुआ था, और जोशा जैसे उसे पाके बहुत खुश। आज वो मुकम्मल उसकी थी। जोशा ने भी अपने ऑफिस के स्टाफ को बुलाया था। सभी उसे सर सर कह रहे थे। रियाज अहमद और अयाज अहमद दोनों ही हैरान थे।
सर, आपके वालिद साहब से आज हम सभी पहली दफा मिल रहे हैं। बड़े हैंडसम और ग्रेसफुल हैं, आपकी तरह। जुनेद ने रियाज अहमद की तारीफ की। वो झेम गए। सर, वो हैरान थे। और फिर कब तक छुपता ये राज भी खुल गया। जोशा एक ग्लास फैक्ट्री का मालिक है। सबको ही सुन के शादी मर्ग हो गया। तुमने मुझे भी नहीं बताया। अब्बू, आज तो इसे बख्श दें। कल इसकी हम सब मिलके क्लास लेंगे। अयाज अहमद को खुशी भी हुई थी। रोशा इतना जिम्मेदार होगा, इसकी किसी को भी खबर नहीं होने दी थी। फराज ने भी उसे सराहा था। होटल से उन सबकी वापसी 12 से पहले ही हो गई थी। सभी खासे थके हुए थे। तो क्या बीवी के पीछे पीछे है? नरगिस ने फराज को रोक लिया। वो झेम के सर खुजाने लगा। तुम भी हद करती हो। तुम भी हद करती हो। फराज, तुम जाओ, तौसीफ ने उसे कहा। वजीहा किरण को उसके रूम तक छोड़ने जा रही थी। उधर मरियम का भूख से बुरा हाल था। उसने अफ्तार पानी से ही किया था। किसी को भी खबर नहीं थी वो रोजे से है। वो अब बुरी तरह भूख से बेहाल थी। खूबसूरत ख्वाबनाक रूम भी उसकी तवज्जो अपनी जानिब नहीं करवा सका था। बेड पर वो तकियों के सहारे बैठी थी। इतने में वो आ गया था। दिल की रफ्तार बढ़ गई थी। रोशा ने खंकार के अपनी आमद का एहसास दिलाया था। मरियम ने खुद को संभाल के रखा हुआ था, मगर दिल लग रहा था रुक जाएगा। भूख की वजह से उसके हाथ पांव भी शल हो रहे थे। कैसी हो? वो उसके सामने आके बैठ गया, मगर वो उसे देखने से भी गुरेज कर रही थी। जाने क्यों ये एहसास भी मारे डाल रहा था कि उस पर रहम खा के, तरस खा के उसकी शादी जोशा से कराई है। कैसी नजर आ रही हूँ? तंजिया ही कहा। ओहो, आज तो टोन ही बदल गई है। जोशा उसके मलकूती हसन में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। आपका शुक्रिया जो एक बेसहारा लड़की पे रहम खा के आपने शादी कर ली। बट जोशा तो करंट खा के उठ गया और हैरानगी से उसकी आंखों में देखने लगा जो बेयकीनी लिए हुए थी। 10 साल अमेरिका में रहे हैं। जाहिर है आपकी पसंद मुझ जैसी बैकवर्ड तो हो नहीं सकती। मरियम, तुम ये क्या बोल रही हो? उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था उसकी ये बदगुमानी कैसे दूर करे। आपने मुझ पर एहसान ही किया है, तरस खा के शादी की है। हाँ, मेरा दिमाग खराब है तो तरस खाऊंगा। अगर मैं तुम पे तरस खाता तो दुनिया में जितनी भी मजबूर और बेसहारा हैं उन सब से ही शादी कर लेता। योशा को तो उसकी बात पर गुस्सा ही आ गया। मरियम सहम के पीछे हो गई। उसने कहने को तो कह दिया था, जब रियाज अहमद और रेहाना को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। मैंने तुम पे तरस खाया है तो ठीक है, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो अपना नया ड्रेस निकालने वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। अम्मी और अब्बू के सामने खुदारा अपनी बेवकूफाना बातें कतई नहीं करना, क्योंकि उन्होंने तुम पर कोई तरस नहीं खाया है, बल्कि उन्होंने मुझ पर ही तरस खाया है कि मुझ जैसे निखट्टू लड़के को कौन अपनी लड़की देगा। मरियम ने हैरानगी से उसकी बात सुनी। वो चेंज करने वॉशरूम में घुस चुका था। अपना तकिया उठा के पीछे गया, मगर वो लेटा बेड पर ही था। मैं इन मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो हर बात को अना का मसला बना लेते हैं। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी बदगुमानी दूर होने का इंतजार जरूर करूंगा। करवट उसकी जानिब ली थी। जाओ, तुम भी चेंज कर लो। रोशा कितने अरमान से जाके आया था, उसके एक नक्श को अपनी आंखों में जज्ब कर लेगा, जो आज किसी अप्सरा से तो कम नहीं लग रही थी। सुबह से वक्त काटना मुश्किल था। उसे इस रूप में देखने के लिए उसकी शब ज़काफ ऐसी गुजरेगी, उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। योशा ने कुछ भी जाहिर नहीं किया था और मरियम, वो भी नॉर्मल ही हंस मुख उन सब में घुल मिल गई थी। इधर फराज और किरण इतना खुश थे कि दोनों हनीमून पीरियड भी पूरा कर आए थे और वो बहाने ही बनाता रह गया। नया नया बिजनेस है, छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। अरे सवेरा, रमजान में चंद ही दिन रह गए हैं, सौदा सलफ ही ले आओ। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊं। तुम और मरियम जाके ले आओ। और रेहाना ने उनसे कहा। ठीक है, मैं और मरियम चले जाएंगे। उन्होंने सर हिलाया। मरियम लहसुन छीलने में लगी हुई थी। और हाँ, नरगिस की तरफ भी पूछती जाना, क्योंकि बाद में फिर बोलती है कि सौदा लेने जाती हो तो हमसे भी पूछ लिया करो। वो अपनी देवरानी की तंज वाली आदत से बहुत नाला थी। चच्ची जान अभी पता नहीं कब तक कैसी रहेंगी। सवेरा डाइनिंग टेबल पर फैली हुई सब्जी समेट रही थी। अगर नाश्ता वगैरह मिल सकता है तो दे दें। जोशा ब्लैक पैंट पे ब्लैक चेक की शर्ट में निखरा हुआ बड़ा हैंडसम लग रहा था। आज तुम्हारी सुबह देर में हुई। रिहाना उसे नोट कर रही थी। जब से शादी हुई थी वो बहुत चुप रहने लगा था। रहने दो, तुम तो लहसुन के हाथों से नाश्ता दोगी। वो मुंह बना के उठने लगा। वो जज्बत होते हुए रुक गई। योशा, क्या बदतमीजी है। नाश्ता अगर वो तुम्हें देगी तो पहले हाथों को अच्छी तरह धोएगी।
रेहाना ने तो उसे अच्छी तरह डांट दिया, वो सर खुजा के रह गया। मरियम तेजी से किचन में चली गई। सीधी कैसी बनी हुई है, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। क्या बोल रहे हो? रेहाना ने चतुन छेड़ के पूछा। कुछ नहीं, वो संभल गया। मरियम उसके लिए नाश्ता बना के ले आई थी। 2 पराठों के साथ ऑमलेट भी था। जोशा खुश हो गया क्योंकि पराठे का मूड भी हो रहा था। तुम इसे ईद की शॉपिंग पहले से करवा दो, क्योंकि टेलर भी कपड़े लेते नहीं हैं। अम्मी, आप लोग शॉपिंग करने जाएंगी तो इन्हें भी ले जाइएगा। भाभी से बोलिएगा, मुझे शॉपिंग से उलझन होती है। जोशा वैसे ही खवातीन की शॉपिंग से भागता था, क्योंकि एक दफा भाभी उसे साथ ले गई थी। ईमान छोटी थी, उसकी वजह से उन्होंने इतनी देर लगाई थी। उसके बाद से उसने कानों को हाथ लगा लिया था। अभी तुम्हारे अब्बू ने सुना तो दिमाग ठीक कर देंगे, उन्होंने कहा। अम्मी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, उसने 2 टोक कतियत भरे लहजे में कहा। मरियम लब कुचलने लगी। वो जानती थी जोशा उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहीं जोशा के साथ ज्यादा ही ज्यादती नहीं कर दी। पहले इतना हंसता मुस्कुराता था, शादी के बाद से तो वो जैसे सोबर हो गया था। फराज और किरण हनीमून से वापस आ गए थे। जोशा हनीमून पर नहीं गया था, सिर्फ मरियम की इन बातों की वजह से। वो चाहता था मरियम खलूसे दिल से अपना दिल साफ करके उसकी तरफ बढ़ेगी तो ही वो कुछ करेगा। वो इन 15 दिनों में खासा संजीदा हो गया था। सिर्फ उसकी तवज्जो बिजनेस पर ही थी। रमजान भी शुरू हो गए थे। सब कुछ ही वक्त पर और जल्दी करना पड़ता था। वो भी 5 बजे तक घर आ जाता था और फिर आराम करता। पहला अशरा खत्म होने वाला था। फराज उस दिन उसके पास चला आया। यार, तुम्हारी तो सूरत ही नजर नहीं आती। शादी करके तो लगता है सुलेमानी टोपी पहनने लगे हो, उसने मुस्कुराते हुए जोशा को छेड़ा। ऑफिस से आने के बाद थकन ही इतनी हो जाती है तो कुछ देर सो जाता हूँ। रोजे की वजह से नींद भी बहुत आती है। और दोनों लाउंज में थे। मरियम और सवेरा भाभी अफ्तार की तैयारी में किचन में मसरूफ थीं। अलीजा कार्टून नेटवर्क लगा के बैठी हुई थी। आयान गेम पे लगा था। तुम सुनाओ चची जान का किरण से गुस्सा कम हुआ? बातचीत करने लगी हैं वो किरण से? बातचीत क्या करती, मैं ही थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ। किरण ने किचन संभाल लिया है। अम्मी को वो कुछ करने ही नहीं देती है। यहाँ आके अम्मी कुछ खामोश हो गई हैं। चलो मुबारक हो, कुछ तो चची जान नरम पड़ी। योशा को सुन के खुशी हुई। अरे मरियम, कैसी हो? तुम आई ही नहीं हमारी तरफ। फराज की निगाह मरियम पे पड़ी। वो डाइनिंग टेबल पे नवाजमात रख रही थी। वो बस रोजों की वजह से आना नहीं हुआ, उसने उज़र पेश किया। जोशा ने एक नजर उस पर डाली। धानी कलर के प्रिंटेड लॉन के कपड़ों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। शादी के बाद वो और ज्यादा प्यारी हो गई थी, या फिर जोशा की निगाहों में उसके लिए प्यार ही प्यार था। वो उसे अच्छी लगती थी। आप सुनाइए। हम क्या सुनाए, तुम्हारे मिजाजी खुदा की खैर खबर लेने आया था, नजर ही नहीं आता। ये तो इनसे पूछिए। वो नॉर्मल अंदाज में ही मुस्कुराई थी। जोशा ने उसकी तरफ से मुकम्मल ही गुरेज किया हुआ था। मरियम को एहसास हो गया था वो उसे सच्चे दिल से चाहता है। जब ही तो एकदम से ही उसने हंसना बोलना छोड़ दिया था, वरना शादी से पहले कितना शौक हुआ करता था। अरे बेटा, आ गए हो तो अफ्तार करके जाना। रेहाना भी आ गई थी। रियाज अहमद और अयाज भाई भी उसे देखकर लाउंज में आ गए। काफी देर तक बातें होती रही थीं। अफ्तार का तकरीबन टाइम होने वाला था। वजीहा उसे बुलाने आ गई तो वो उठ गया। सबने बहुत रोका, मगर वो अगली दफा का वादा करके चला गया। तुम्हारी सूरत क्यों लटकी रहती है? अफ्तार से सब फारिग हुए, नमाज पढ़ के रियाज अहमद आए तो देखा वो भी आया बैठा था। आपको मुझ में कीड़े ही नजर आते हैं। जोशा चिढ़ ही गया। शादी हो गई है, हंसना बोलना क्यों खत्म कर दिया? जब शादी मेरी ऐसी करवाएंगे तो खुद ही हंसना बोलना खत्म हो जाएगा। वो मरियम को सुलझा के उठ गया। उसने चौंक के उसकी तरफ देखा। उसे लगा अंदर कुछ टूट गया। उसे सबके सामने अपना आप अजीब लगा। तेजी से वहां से उठ गई। रेहाना और रियाज अहमद ने एक दूसरे को देखा, जबकि जोशा इत्मीनान से बैठा था। दूसरे दिन वो और भाभी बाजार जा रही थीं। वजीहा हाँफती कांपती आई थी। चची जान पर गरम गरम दूध गिर गया था। वो तो तेजी से भागी थी। इतने में सभी तौसीफ अहमद की तरफ जमा हो गए थे। किरण और मरियम तो उनके पास खड़ी हो गई थीं। नरगिस किचन में अपने लिए दूध गर्म करने गई थीं। शुगर की वजह से भूख बार बार लगती थी। किरण ने कहा भी, मगर उन्होंने सुना नहीं। पता नहीं कैसे पतीली फिसली और उनके पेट और पांव पर गरम गरम दूध गिर गया। मैं तो कहता हूँ इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती। शुक्र अदा करो खिदमत गुजार बहू मिली है, आगे बढ़ बढ़ के काम करती है। उससे इतनी नफरत और नाराजगी भी ठीक नहीं। और अब देखो यही दोनों बच्चियां ही उन्हें संभाले हुए हैं। तो आसिफ अहमद ने कहा। नरगिस तो तकलीफ की वजह से कराह रही थी। मरियम और किरण उनके पास बैठी हुई थी। इन्हें तो मौका मिलना चाहिए शर्मिंदा करने का।
नरगिस वाकई शर्मिंदा और नादिम थी। किरण और मरियम दोनों ही उनकी देखभाल कर रही थीं। वजीहा तो छोटी थी, उससे तो वो संभलती भी नहीं। फराज ने मुस्कुरा के तौसीफ को देखा। करीबी क्लिनिक ले गए थे। नरगिस की बैंडेज वगैरह की गई थी। वो तो बचत हो गई थी। सुमेरा चची भी आई हुई थी। उनका कमरा भरा हुआ था। अफ्तारी तो भाभी और फरा ने मिलकर बनाई थी। सबने ही रोजा तौसीफ अहमद के साथ इफ्तार किया था। जोशा जब से आया था मरियम से उसकी बात नहीं हुई। वो नरगिस चची में ही लगी हुई थी। चलो तुम्हारी जिंदगी भी सहल हुई। जोशा ने फराज के कान में सरगोशी की। नरगिस ने किरण को जो कबूल कर लिया था, शायद उन्होंने ऊपर वाले की रजा को मान लिया था। किरण उनकी झिड़कियां और तंजिया बातों के बावजूद भी उनकी तीमारदारी में लगी थी। तुम दोनों आराम भी कर लो, क्या मेरे सर पे ही सवार हो। वो लेटी हुई थी। वो जानबूझ के लहजे में तुरशी रखती। आपकी ऐसी हालत है, हम आराम कैसे करें। मरियम मुस्कुराई। कासनी प्रिंटेड कपड़ों में उनके सामने ही बैठी थी और किरण उनके लिए दूध और डबल रोटी लेके आई थी और खुद अपने हाथों से खिला रही थी। जाओ तुम योशा, कब से आया बैठा है, टाइम देखो 11 बज रहे हैं। उन्होंने दीवार गिर घड़ी पे निगाह दौड़ाई। मैं आज आपके पास ही रुकूंगी। मरियम बेड पे पांव समेट के बैठ गई। किरण मुस्कुराने लगी थी। लड़की बाउली तो नहीं हो गई है, जाओ अपने घर। चची जान क्या हो गया है। वो बजिद थी यहीं रुकने को, क्योंकि योशा की बातें जो भी सोचती थी उसे दुख भी होता था। शायद तरस खा के उसने शादी की है। उस दिन के बाद से योशा भी उससे नॉर्मल हो गया था। उससे जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता था। किरण तुम भी अपने कमरे में जाओ, सुबह से लगी हुई हो कामों में, फिर सहरी में भी उठना होता है। नरगिस तो आज इन दोनों का कितना ख्याल कर रही थी। दोनों के लिए खुशकुन और हैरानकुन ही था, मगर दोनों बहुत खुश थीं। नरगिस ने दोनों को खुश होकर गले लगाया था तो आसिफ अहमद कितने शान से हो गए थे। योशा फराज अंदर दाखिल हुए। मरियम झिझक के सिमट गई। योशा चल अपनी बीवी को लेके जा, हमें भी आराम करना है। नरगिस अपने चेहरे के तासुरात ऐसे देने लगी जैसे वाकई उन्हें नींद आ रही हो। फराज और किरण उनकी बात समझ गए थे। मरियम लब भेंचकर उन्हें देखने लगी। योशा ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। अम्मी मैं भी अपनी बीवी ले जाऊं? फराज ने शरारत से ही कहा। हाँ तुम्हारे अब्बू आते ही होंगे। आज नरगिस का मूड बिल्कुल ही बदला हुआ था। चेहरे पर जरा भी नागवारियत नहीं थी। तीनों घरानों में एकदम ही बहार आ गई थी। नरगिस ने अपनी जिद और अना छोड़ के किरण को बहू तस्लीम कर लिया था। सुमेरा बेफिक्र और खुश हो गई थी। उनकी बेटी की खुशियां जो मिल गई थी। नरगिस ने सुमेरा को भी गले लगा लिया था। ये ईद खुशियां लेके आ रही थी। मरियम भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी माँ मिल गई थी। नरगिस ने उसे बेटी जो कह दिया था, मरियम को यकीन ही नहीं आया था। उसकी जो सगी खाला थी उनका कुछ अता पता ही ना था, वरना वो कितनी गमजदा और उदास रहती थी। नरगिस ने उसके सर पे प्यार और मोहब्बत का आंचल जो कर दिया था, सब ही ठीक और अच्छा हो गया था। मगर उसकी अनबन तो जोशा से चल रही थी। उसने उसके खुलूस और मोहब्बत पे जो शक किया था। लगता है कल आखिरी रोजा होगा, इसीलिए आज ही सारे काम निपटा लो, सवेरा भाभी ने उससे कहा, जिसका जहन कहीं और ही गुम था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कुशन्स के कवर चढ़ा रही थीं। लगता है तुम्हारा जहन कहीं और है। सवेरा भाभी मायनी खेजी से उसे जांचती निगाहों से देखने लगी थीं। नहीं तो। वो गड़बड़ा गई। योशा उसी वक्त ही लाउंज में आया था। वो नमाज और तरावी पढ़ के कहीं चला गया था, इसलिए काफी देर में आया था। योशा मरियम की तुम्हारी क्या लड़ाई है? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम तो सटपटा ही गई क्योंकि उसे पता था योशा को मौका मिलना था उसके मुताल्लिक कुछ कहने का। लड़ाई कैसी, मगर लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है, जबरदस्ती हमारी शादी करवाई है। कम अज कम आप इन मोहतरमा से तो पूछ लेते ये राजी भी हैं या नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ बुरा किया ही, इनके साथ भी किया। जोशा के लहजे में अफसुर्दगी के साथ तंज भी था। रिहाना हक्का बक्का सी थी, उन्होंने सुन लिया था। मरियम रिहाना को सामने देखकर शर्मिंदगी से निगाह झुका के रह गई, क्योंकि वो लोग उसके मुतालिक पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मरियम बेटा, तुम्हें हमसे कोई शिकायत है? आपने हमारे पूछने पर मना क्यों नहीं किया? अगर जोशा पसंद नहीं था तो? रेहाना मुतफक्किर ज़दा लहजे में गोया हुई। मरियम तो घबरा गई क्योंकि जोशा ने ऐसी बात कर दी जिससे बात उस पर ही आ रही थी। अम्मी, आपने और बाबा ने मेरे साथ नहीं, इनके साथ जुल्म किया है। जोशा को तो मरियम पे गुस्सा था। वो अपनी भड़ास निकाल के चला गया था और मरियम को सबके सामने मुजरिम की तरह छोड़ गया। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो यूं ही मजाक करके गए हैं। उससे तो बात बनाना भी मुश्किल हो रहा था, जबकि सवेरा भाभी और रेहाना जैसे उसे गहरी निगाहों से जांच रही हों।
वो सच कह रही है या बात बना रही है? लगता है हमसे ही गलती हो गई है। योशा भी चुप चुप रहता है। जरूर तुम दोनों में कुछ चल रहा है। रेहाना तो बकायदा रोने लगी, सर पकड़ के रह गई। ये उनसे क्या हो गया? सवेरा भाभी ने उन्हें थामा और मरियम उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वो तजब्जुब का शिकार लब कुचल रही थी। इसके बाबा तो योशा को बख्शेंगे नहीं अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा मरियम के साथ किया। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ शादी से, बल्कि मुझे तो फख्र है। मेरी शादी प्यार करने वालों में हुई है। आप सब ने ही मुझे इतनी मोहब्बत दी है। मरियम ये सब दिल से ही बोल रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। अगर रियाज अहमद और अयाज भाई आ गए तो उसे और ही शर्मिंदगी होती। योशा के खलूस पे शक करना, उन सब के खलूस पे शक करना। भाभी ने मुश्किल से रेहाना को संभाला था। वही हुआ। 29 का चांद नजर आ गया था। शहर में लगता था हड़बोंग ही मच गई थी। सबके अधूरे और रुके हुए काम और अधूरी शॉपिंग की जल्दी मची हुई थी। उसकी ईदी तो नरगिस और तौसीफ अहमद ने भेजी थी। हर चीज ही अच्छी थी। उसने खुद भी शॉपिंग की थी, मगर जोशा ने अपनी पसंद और खुशी से ईदी के नाम पर कुछ नहीं दिलाया था। मगर मरियम को एहसास था उसने उसके साथ ज्यादा ही गलत कर दिया था। वो कितना चुप चुप हो गया था, वरना वो कितना शौक। उसकी आंखों की सच्चाई तो वाज़ेह नजर आती थी। मगर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जोशा के साथ गलत हुआ है। उसे कुछ तो ऐसा करना है कि सब ठीक हो जाए। रेहाना की तो तबीयत ही खराब हो गई थी। वो ऐसा भी नहीं चाहती कि इतने प्यार करने वालों को नाराज करे। सारे काम निपटा के वो रूम में जा रही थी कि रेहाना ने पुकार लिया। जी अम्मी। वो नादिम और सर झुका के उनके सामने बैठ गई। देखो बेटा, योशा को तुम गलत नहीं समझो, वो बहुत अच्छा है। तुम उसे समझो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पता नहीं उसने ऐसी बात क्यों कह दी। हमसे गलती तो हो गई है, तुमसे पूछा नहीं। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने दिल की रजामंदी के साथ ये रिश्ता कबूल किया है। मुझसे अगर गलती हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। मरियम की आवाज भरा गई। वो रोने लगी थी। उसे कल से ये एहसास हो गया था, ये सब तो उसके अपने ही हैं। वो उनके खलूस पे शक करने चली थी। आप योशा से पूछ लेती, क्या पता उन्हें कोई और मॉडर्न सी लड़की पसंद हो और उन्होंने ये जबरदस्ती रिश्ता कबूल किया हो। योशा उसे ही ढूंढने बाहर आया था। अब तक वो रूम में आई क्यों नहीं? अम्मी और अब्बू के रूम से उसकी आवाज आई थी। ओह, तो मामला संगीन हो गया है। अम्मी ने तो वाकई दिल पर ले लिया। और अगर बाबा को खबर हुई तो योशा अहमद तुम्हारी खैर नहीं। वो झट अंदर आ गया। मरियम ने तो पुश्त घुमा ली, जबकि अम्मी ने हैरानगी से उसे देखा। अरे अम्मी, आपने तो सीरियस ही ले लिया। मैं तो यूं ही कह रहा था, क्योंकि आपकी बहू ने तो 3 दिन से मुझ पर से तवज्जो हटाई हुई थी। नरगिस चची के आगे तो हमारी कोई खैर खबर ही नहीं ली। उसने मायनी खीर से कहते हुए लहजे और आवाज में शोखी रख के कहा। मरियम ने चौंक के उसे देखा जो बात संभालने आ गया था। वो भी नहीं चाहता था वो परेशान रहे। मेरे बच्चे, तूने कल से मेरा दिल हिला के रख दिया है। मुझे ऐसे मुतमईन हो गई थी। अम्मी, बताइए, ऐसे भी भला कोई करता है? मियाँ को इग्नोर ही कर दो। वो खौफकी दिखा के मिनमिनाया। मरियम ने अपना चेहरा साफ किया। रोशा की आंखों में उसे शोखी, शरारत और जाने और कुछ नजर आ रहा था। वो घबरा के खड़ी हो गई। नरगिस की हालत तो देखी थी किरण ने, और उसने ही संभाला है। शुक्र मालिक, नरगिस को अकल आई और इन बच्चियों को भी गले लगा लिया। वो भी मुतमईन और खुश थी। आप इतनी परेशान हो गईं? जोशा उनके हाथ थाम के बोला। मरियम उठ के जाने वाली थी, दूसरे हाथ से उसे पकड़ के वापस बिठाया। आराम से बेटा। रेहाना ने उसे गिरते देखा था। प्लीज अम्मी, बाबा को कुछ नहीं कहिएगा। हम दोनों की ऐसी ही मामूली सी लड़ाई थी। मैंने शरारत में ऐसा कह दिया, आपने तो दिल पे ले लिया। जोशा ने अपने लबो लहजे और बातों से उन्हें काफी हद तक मुतमईन कर दिया था, और मरियम ने भी तशक्कुर भरा सांस लिया था। जोशा ने उसे अम्मी की नजरों में गिरने नहीं दिया था। जाओ बेटा, तुम लोग सो। सुबह फिर ईद है, नमाज के लिए उठना होगा। तुम्हारे बाबा लगता है टीवी देखते वहीं सो गए हैं। उन्होंने दोनों को जाने का कहा था। आज चांद रात थी। बच्चे तो शाम से शोर मचा रहे थे। भाभी ने 9 बजते ही सोने का कह दिया था, ताकि सुबह फ्रेश उठें। सुबह सब जल्दी ही उठे थे। बाबा की डांट का असर था जो जोशा सबसे पहले तैयार होकर निकला था। अयाज भाई ने उसे हैरानगी से देखा था। ईद की नमाज सभी साथ पढ़ते थे। तौसीफ अहमद और फराज भी उनके साथ जाते थे। भाभी ने और उसने मिलकर सबसे पहले नाश्ता सेट कर दिया था। रेहाना ने उसे तैयार होने को कह दिया था।
दोपहर के खाने पर तौसीफ अहमद और नरगिस ने सबको बुलाया था। मरियम इसलिए भी काम की वजह से जल्दी जाना चाहती थी, मगर पहले वो जोशा से दिल साफ करना चाहती थी, उससे माफी मांगना चाहती थी। पिंक एम्ब्रॉयडरी के स्टाइलिश से सूट में, मेकअप, ज्वेलरी में बहुत हसीन और दिलकश लग रही थी। शादी के बाद उसकी पहली ईद थी, जो उसे बहुत अनोखी और दिलफरेब लग रही थी। ड्रेसिंग टेबल के मिरर में अपना जायजा ले रही थी, वो उसी वक्त व्हाइट कमीज शलवार में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। मरियम झेम के मिरर के सामने से हट गई। सारे हथियारों से लैस हैं, कितना इम्तिहान लेगी, मेरा दिल पे कैसे काबू रखूं? उसने अचटती निगाह डाली और बेड की साइड टेबल पर अपना सेल और वॉलेट रखा। मूड सख्त खराब है इनका तो। मरियम को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने न सिर्फ जोशा के बल्कि सब घर वालों के खलूस पे शक किया था। ईद मुबारक। जोशा ने हैरत और इंबसार में मुब्तला होकर उसे देखा जो निगाहों को झुकाए उसके सामने खड़ी थी। वो जो आराम करने की गर्ज से वो बेड पे लेटने ही लगा था, वो मुकाबिल आ गई थी। ईद मुबारक। खफगी और नाराजगी हनूज रखी हुई थी, वो ये कहकर लेट गया। मुझे माफी मिल सकती है? डरते झिझकते हुए वो शर्मिंदा लहजे में बोल रही थी। जोशा ने चौंक के उसके खूबसूरत सलोने रूप को अपनी आंखों में जज्ब किया। कितनी दिल को प्यारी लग रही थी। दिल कह रहा था वो कोई बेसाख्ता शरारत कर दे। माफी किस लिए? वो अनजान बना। प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने उस रात जाने क्या क्या कह दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँगा और तुमसे जबरदस्ती मेरे बाबा ने शादी करवा दी। जोशा ने आगे से बोल के अपना जुमला पूरा कर दिया। मरियम जुज़बुज़ खफीफ सी अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। मुझे अगर तुमसे तरस खा के शादी करनी होती तो तुमसे कब का दूर हो जाता, मगर मैं तुम्हें दिल के अंदर बसा चुका था। तुम ये समझ रही थी कि मैंने तरस खा के शादी की है? वो तो भड़क ही उठा। मरियम सहम के दूर हो गई। हर बात की हद होती है। बाबा ने तुम्हारी और फराज की शादी का कहा तो मेरे दिल पे क्या गुजरी, उस वक्त मेरी समझ में जो आया वो किया। यानी फराज और किरण का निकाह करवा दिया, क्योंकि फराज शुरू दिन से किरण को पसंद करता था। बाबा का गलत फैसला और नरगिस चची की जिद की वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाती। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का नहीं देख सकता था। उसने मरियम की आंखों में आंखें डाल के अपनी मोहब्बत का यकीन दिया और मरियम का हैरानगी से मुंह खुल गया। जोशा की मोहब्बत ऐसी शिद्दतों की थी, वो ही नहीं समझ पाई थी। नहीं, तुम्हें तो नहीं बोलने की आदत है। अरे, मुझे मॉडर्न लड़की पसंद होती तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं करता। मरियम का नदामत से सर झुक गया, वो उसे यकीन पर यकीन दे रहा था। जोशा ने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मजीद और बोलकर अपनी भड़ास निकाल रहा था। उसे यकीन तो देना था, वो अपनी जिंदगी से उकता गया था और जिंदगी में मरियम को प्यार और मोहब्बत से जीतना चाहता था। अब जाओ तुम नरगिस चची की तरफ, वैसे ही दावत है, तुम्हें काम होंगे। उसे याद आया तो बोला और करवट बदल के लेट गया। वो अपनी ईद ऐसी नाराज तो नहीं गुजरने देगी। मुझे माफ कर दें, मैं गलत सोच रही थी। जाहिर है जिसके सर से माँ और बाप का साया उठ गया हो और वो दूसरों के दर पे पड़ी हो, तो मनफी सोचें तो आती है ना। मगर मुझे तो सीफ अंकल ने बहुत मोहब्बत से रखा। हम सब क्या तुम्हें नफरत से रख रहे थे? मेरी माँ, मेरे बाबा, वो तड़क के गोया हुआ। नहीं, उन सब ने तो मुझे माँ और बाप की मोहब्बत और शफकत दी। मैं इस काबिल नहीं थी, मगर मेरे मालिक ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दें। वो उसके कदमों में बैठ गई। हर्ष, ये क्या कर रही हो? मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे कदमों में बैठ जाओ। रोशा ने उठ के उसके हाथों को थाम लिया। आज वो इतने एहतमाम से तैयार हुई थी, वो इतना भी संगदिल नहीं था कि उसे माफ ना करे। सॉरी यार, बस भी करो, तुम तो मेरी और अपनी सारी ईद खराब कर रही हो। उसने मरियम को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कब से ऐसे ही वक्त का इंतजार था, वो उसे खुद से करीब करे। तुम्हारा तो इतना सा दिल है, अगर तुम्हें इतना बोलना आता है तो जवाब में मुझे भी आता है। अम्मी को तो फिक्र हो गई है। वाकई तुम सच में खुश नहीं हो मुझसे शादी पे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और आपका शुक्रिया मुझे इतनी इज्जत दी। अब बस भी करो। और हाँ, ईद के तीसरे दिन तुम और मैं पाकिस्तान टूर पे चलेंगे। और हाँ, तुम्हारी खाला का भी पता चल गया है, वो गिलगित में रहती हैं। मैंने और तौसीफ चचा ने सारी मालूमात जमा कर ली हैं। क्या? मरियम पर तो शादियां मर्ग तारी हो गया। मरियम, आ जाओ, नरगिस चची बुला रही हैं।
सवेरा भाभी की आवाज आई तो दोनों ही चौंक गए। आती हूँ भाभी, उसने हाँक लगाई। अभी तो जाओ, मगर रात को हम दोनों ईद मनाएंगे। जोशा का लहजा मायने खेज और शरारती हो गया। आंखों में प्यार की रोशनी साफ नजर आ रही थी। मरियम ने हया से निगाह झुकाई थी। मिल के पैकिंग करेंगे। मरियम ने मुस्कुरा के सर हिलाया। ये ईद तो उसे खुशियां दे गई थी। उसे खबर भी नहीं हुई। जोशा ने उसकी खाला का भी पता लगा लिया था। बहुत प्यारी लग रही हो। मरियम के रुखसार पे अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ा। वो झीम के चेहरा हाथों में छुपा के रह गई। मरियम, मरियम, अरे तुम जाओ, बुलाती रहेंगी। जोशा बदमजाही हो गया। मरियम हंसने लगी। उसे अपने जीवन साथी का प्यार, मोहब्बत और अपनाइत इस ईद पर मिल गया था। उसने रब का शुक्रिया अदा किया। ऊपर वाले ने उसके दामन में खुशियां डाल दी थीं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस नॉवल। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग ईद भी भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। तो कमेंट्स में बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजर रही है और मुझे दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।